हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करेंगे क्लास 10th के मस्ट डू कंटेंट का आपका विनिर्माण उद्योग वाला चैप्टर आज हम लोग करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके भूगोल का चैप्टर नंबर 6 है विनिर्माण उद्योग। आज हम इसी चैप्टर को से स्टार्ट करते हैं आपका मस्ट डू सिलेबस का। देखिए, विनिर्माण उद्योग क्या होता है। तो आपको पता होगा कि जब हम किसी कच्चे माल को मतलब कोई भी कच्चा पदार्थ है उसे मूल्यवान वस्तु में हमने परिवर्तित कर दिया, ठीक है, और परिवर्तित करके अधिक मात्रा में किसी चीज़ का उत्पादन किया, है ना। अब कच्चा पदार्थ आपने मान लिया गन्ना है, गन्ने से को आपने किस में परिवर्तित कर दिया, गुड़ में कर दिया, चीनी में कर दिया। तो वो जो चीनी गुड़ वो सब महंगी वस्तुओं में परिवर्तित हो गया, है ना। तो इसी को विनिर्माण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि लौह से लौह का इस्पात बनाना, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाना, तो इसे विनिर्माण कहते हैं। और जब ये विनिर्माण बड़े पैमाने पर होता है ना तो उसे उद्योग कहते हैं। अब इसका महत्व क्या है ना। तो देखो, ये जो भी चीज़ें मजदूर सिलेबस में दी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको कोई भी चीज़ इसमें से स्किप नहीं करनी है, ओके। और वीडियो को आगे कर मत देखिएगा क्योंकि सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ओके। देखो, विनिर्माण उद्योगों का महत्व तो कृषि आधुनिकीकरण में सहायक है ना भाई। कृषि का आधुनिकीकरण हुआ और रोजगार उपलब्ध हुआ। जो क्षेत्र की जो समानताएं थी वो कम हो गई, विदेशी मुद्रा अर्जित हो रही है ना। अब जो बड़े बड़े उद्योग खोल रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि विदेशी मुद्रा जो है अधिक मात्रा में हमारे पास आ रही है ना। और बेरोजगारी कम हो रही है, लोगों को क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, और देश का हमारे विकास हो रहा है। क्यों, कैसे विकास हो रहा है, विनिर्माण उद्योगों के द्वारा। तो ये इनका महत्व है। और अगर क्वेश्चन आपका आ सकता है कि कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है ना, आशय स्पष्ट करिए या इसके बारे में बताइए। तो आप लिखेंगे कि कृषि आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है क्योंकि यह उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है ना भाई। अब जो आपका कृषि उद्योग है वो जो उद्योग है आपके वो कृषि पर क्यों निर्भर है, क्योंकि जो कृषि है वो उनको क्या देती है, कच्चा माल देती है। तो इसलिए वो कृषि पर निर्भर है। और जो कृषि है वो क्यों निर्भर है उद्योगों पर, क्योंकि वो उसको सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक, ये सारी चीज़ें जो उसके यूज़ के लिए वो देती हैं। तो दोनों को जो है एक दूसरे के चीज़ों की ज़रूरत है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, ठीक है। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले तत्व तो आपको पता ही है, ये कि कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, है ना। पूंजी होगा, ऊर्जा के साधन होंगे और श्रमिकों की उपलब्धता, बाजार, ये सारी चीज़ें होंगी तभी हम किसी भी उद्योगों को स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। और औद्योगिक प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण भी प्रारंभ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना है कि औद्योगिक प्रक्रिया जब मतलब कि अगर हम कहीं पर उद्योग लगाते हैं तो वहाँ पर नगरीकरण किस प्रकार से प्रारंभ होता है। तो देखो, नगर उद्योगों को बाजार और अन्य सुविधाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रम, वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध करवाते हैं। अब जो नगर है, अगर हम नगर के पास उद्योग लगाएंगे तो उद्योग के अगर हम किसी स्थान पर उद्योग लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, बैंक, बीमा, बाजार, ये सारी सेवाएं हमें चाहिए होगी और इसके लिए वहाँ पर क्या होगा, एक नगर का विकास होगा, ठीक है। तो जब औद्योगिकरण बढ़ेगा तो नगरीकरण बढ़ेगा, है ना। उद्योग होगा तो नगर का विकास होगा, तो दोनों साथ साथ चलते हैं। अब उद्योगों का वर्गीकरण आपको पता है, कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित में हुआ है। मतलब कृषि आधारित में क्या है कि जो कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, ठीक है, जैसे सूती वस्त्र, रबड़, चीनी, चाय, ये सारी चीज़ें कृषि आधारित में आती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है खनिज आधारित। खनिज आधारित में क्या है कि जो खनिज को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब उस ऊपर हमने कृषि आधारित में क्या था कि कृषि जो कच्चा माल उत्पादित करते हैं, लेकिन खनिज में क्या है कि जो खनिज कच्चे माल के रूप में यूज़ होता है, जैसे सीमेंट हो गया आपका, औजार, मशीन वाले उद्योग, ये सारी चीज़ें जो है खनिज आधारित है, ठीक है। अब भूमिका के आधार पर देखो, आधारभूत और उपभोक्ता, ठीक है। भूमिका के आधार पर आधारभूत और उपभोक्ता जिनके उत्पादन को दूसरे उद्योग कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब कि हमने किसी चीज़ का उत्पादन किया, वो कोई और उद्योग वो चीज़ हमसे लेगा और फिर उससे वो वस्तु बनाएगा, है ना। तो दूसरे उद्योग हम पर निर्भर है, तो आधारभूत उद्योग। और हम अगर कोई चीज़ बना रहे हैं और वो डायरेक्टली बाज़ार में जा रही है, लोग उसे खरीद रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उसे उपभोक्ता उद्योग कहेंगे, ठीक है। और इसके उदाहरण याद रखना है, आधारभूत उद्योग का आपका हो जाएगा लोहा इस्पात, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग, ठीक है। और उपभोक्ता क्या, चीनी बनाई, कागज़ बनाई, सिलाई मशीन, ये सारी चीज़ें बनाई हमने, ये सारी उपभोक्ता
उद्योग है कि जो हमने इसका निर्माण किया, ये डायरेक्टली बाजार में चली गई बिकने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा पूंजी निवेश के आधार पर लघु उद्योग और वृहत उद्योग। अब लघु उद्योग में क्या होगा कि जिन उद्योगों में अधिकतम निवेश 10 करोड़ रुपए तक किया गया हो, लघु उद्योग कहलाता है। वृहत उद्योग जिसमें 10 करोड़ से ज़्यादा किया गया हो, है ना, यही तो होगा। और अगर हम स्वामित्व के आधार पर तो देखो, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त उद्योग और सहकारी उद्योग, इन 4 भागों में बांटा गया। सार्वजनिक मतलब आपको पता है जिसको कौन चलाता है, जिसको सरकारी एजेंसियों द्वारा जो उद्योग है वो प्रबंधित होते हैं, या जो सरकारी एजेंसियाँ चलाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक। जैसे भेल और सेल, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और उसके बाद आता है हमारा निजी, कि जिन उद्योगों का स्वामित्व कोई व्यक्ति या फिर उसका कोई समूह करता है, ठीक है, मतलब पर्सनल, तो उसको कहते हैं हम निजी उद्योग, निजी क्षेत्र, है ना। इसका उदाहरण आपका टिस्को है, बजाज है, और ये ऑटो लिमिटेड है, ठीक है। संयुक्त का मतलब क्या होता है कि जब सरकार, ठीक है ना, जब राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास है, जब दोनों मिलकर उद्योग चलाते हैं, तो उसे हम कहते हैं संयुक्त उद्योग। इसका उदाहरण आप याद रखिएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ऑयल। सहकारी उद्योगों की बात करें तो जिनका स्वामित्व जो कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले उत्पादक, जो कच्चा माल का उत्पादन कर रहे हैं, और जो श्रमिक, ठीक है, उन दोनों के हाथ में होता है। तो जो भी इसमें प्रॉफिट होता है या जो भी इसमें लाभ हानि होती है, उसका विभाजन अनुपातिक होता है। मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ या जो भी हानि हुई, उसका परसेंटेज में होता है कि भाई अगर हमको जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 50-50% बांट लेंगे, जितना भी हमें लॉस होगा उसका 50-50% बांट लेंगे। तो इसका उदाहरण कि महाराष्ट्र में जो चीनी उद्योग है, केरल में जो नारियल उद्योग है, ये सहकारी उद्योगों के उदाहरण हैं। उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग में क्या है कि आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्र तक ही सीमित होने का कारण, अब वहाँ मतलब कि आरंभिक वर्षों में जो सूती वस्त्र उद्योग है, ये महाराष्ट्र और गुजरात के कपास क्षेत्र में ही सीमित था। क्यों था? क्योंकि देखो वहाँ पर बाजार, परिवहन, इन सारी चीज़ों की उपलब्धता थी, ठीक है। अब उसके बाद बुनाई क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, है ना। तो देखो, अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करना, नई मशीनरी के उपयोग की आवश्यकता और कम श्रमिक उत्पादकता में सुधार, यानी कि बुनाई क्षेत्र जो थे उसमें सुधार किस प्रकार से किया गया, जो विद्युत आपूर्ति थी उसको दूर करके, या नई मशीनरी, नई टेक्नोलॉजी को लाकर श्रमिक उत्पादकता में सुधार करके, है ना। और जो कृत्रिम वस्त्र है उससे प्रतिस्पर्धा द्वारा, ओके, इससे तो सूती वस्त्र उद्योग जो है वो विकास हुआ उसका। और पटसन यानी जूट उद्योगों की बात करें तो पटसन जो है आपको पता है पर्यावरण के अनुकूल और निम्नीकरणीय पदार्थ है, और भारत पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक है और बांग्लादेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है, ठीक है। अब अधिकतर पटसन उद्योगों में हुगली नदी के तट पर स्थापित होने के कारण, ये बहुत ही ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो अधिकतर जो पटसन उद्योग है वो हुगली नदी के तट पर ही क्यों स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो क्या है, पटसन उत्पादकों क्षेत्रों की निकटता है, ठीक है, और सस्ता जल परिवहन उपलब्ध होता है, सस्ते श्रमिक होते हैं, और निर्यात के लिए जो है पतन उपलब्ध होता है, मतलब कि ले जाने ले आने के लिए जो सुविधाएं हैं वो होती है। कच्चे माल को संसाधित करने के लिए प्रचार जल की भी उपलब्धता यहाँ पर बहुत ही अच्छी है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके लिए चुनौती, अब क्या चुनौती है कि जो कृत्रिम वस्त्र है, जो आर्टिफिशियल जो कपड़े आ रहे हैं, वो जो है पटसन उत्पादक के अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो पटसन उद्योग है उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। चीनी उद्योगों की बात करें अगर हम, तो भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और मौसमी है। ये उद्योग आपको ध्यान में रखना है। मौसमी उद्योगों का अगर पूछा जाता है आपको, चीनी का उदाहरण आप लिख सकते हैं, और यह सरकारी क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है, ठीक है, सरकारी क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। विगत कुछ वर्षों में चीनी मिलों की संख्या दक्षिण और पश्चिम राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी। क्यों? ठीक है, इसका कारण आपको ध्यान रखना है कि जो चीनी की मात्रा है वो यहाँ नॉर्थ साइड में, खासकर कहाँ पे, महाराष्ट्र में क्यों बढ़ी? क्योंकि इसमें गन्ने में जो सुक्रोज की मात्रा है, जिससे गन्ना मीठा लगता है, तो जो सुक्रोज की मात्रा है वो ज़्यादा हुई, जलवायु उनके अनुकूल हो गई, और राज्य में जो सहकारी समितियाँ, जो श्रमिक और जो कृषि होते हैं, उन दोनों के बीच जो संबंध करके वो चलाते हैं, उसे हम सहकारी उद्योग कहते हैं। तो सहकारी समितियां जो है ये सफल हुई, तो इसीलिए जो है महाराष्ट्र में आपका ये
उद्योग लगाया गया, है ना। अब देखो आप, हमारा नेक्स्ट है चीनी उद्योगों के लिए चुनौतियाँ क्या है। ठीक है, हमने अभी पहले इसमें देखो सीरियल वाइज है कि ये उद्योग क्या है या इसकी कहाँ पर बढ़ा, इसकी इम्पोर्टेंस, और उसके लास्ट में इसकी चुनौतियाँ, है ना। अब देखो चीनी उद्योगों का अल्पकालिक होना, पुराना असक्षम तकनीक का इस्तेमाल होना, और जो परिवहन है वो असक्षमता, मतलब टाइम पर जो है कारखाने तक गन्ना नहीं पहुंच पाता है, या गन्ना हर का उद्योगों में ले जाना भी मुश्किल है ना। तो ये एक चुनौतियां हैं, और उसका अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना, और जो उसका जो जूस निकालने के बाद जो उसकी जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसका उपयोग भी नहीं होता है, तो ये भी एक समस्या है। खनिज आधारित उद्योगों की बात करें तो लोहा इस्पात उद्योग और लोहा इसमें क्या होता है कि ये एक आधारभूत उद्योग है। मैंने आपको बताया ना कि ये लोहा जो इस्पात उद्योग है ये मशीन बनाता है और फिर दूसरे उद्योगों को ही बेचता है, और वो उद्योग जो चीज़ बनाते हैं और वो दूसरे फिर उससे वो बाज़ार में जाती हैं, है ना। तो जो लोहा इस्पात उद्योग है ये एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि सभी भारी हल्के मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी और औजारों पर निर्भर है, और इस्पात की खपत को उत्पादन एक प्राय देश के विकास का पैमाना माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो इस्पात की खपत है और इसका जो उत्पादन है, इससे हमारे देश के विकास के पैमाना माना जाता है। अब लोहा इस्पात निर्माण के लिए लॉयस, कोकिंग कोल और पत्थर चूना मात्रा आपको ध्यान में रखना है 4:2:1, बहुत ही ईजी है। क्या है? 4:2:1। अब इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैंगनीज की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। अधिकांश लोहा जो है इस्पात उद्योग छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में संकेंद्रित है, क्यों संकेंद्रित है ना, क्योंकि लॉयस्क कम लागत और उच्च कोटि में प्राप्त होता है, और यहाँ सस्ते श्रमिक और बाजार की उपलब्धता है। अब भाई क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि जो लॉयस्क यहाँ पे कम पैसे में मिल जाता है ना, और अच्छा मिलता है, और सस्ते श्रमिक, बाजार, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है। अब दूसरा हमारा आता है एल्यूमिनियम प्रगलन। इसमें क्या है कि बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके एल्यूमिनियम बनाने की प्रक्रिया को हम एल्यूमिनियम प्रगलन कहते हैं। ओके। अब रसायन उद्योग की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है। अकार्बनिक रसायन में क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, कास्टिक सोडा, ये सारी चीज़ें सम्मिलित है, जिनका उपयोग हम उर्वरक, कृत्रिम वस्त्रम, गोंद और रंग रोगन, इन सारी चीज़ों के लिए करते हैं। कार्बनिक रसायन होता है जिसमें पेट्रो रसायन शामिल है, जिसका उपयोग आपका वस्त्र, रबड़, कपड़ा, दवाई, ये सारी चीज़ों में किया जाता है। अगर हम सीमेंट उद्योग की बात करें तो सीमेंट का प्रयोग निर्माण कार्यों के लिए होता है। आपको पता है, घर, जो भी चीज़ें बनाई जाती है, जो भी बिल्डिंग्स बनाई जाती है, उसमें किसका यूज़ होता है? सीमेंट का यूज़ होता है ना। अब सीमेंट निर्माण में जो चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम, कोयला, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो भारत का जो पहला सीमेंट उद्योग है 1904 में चेन्नई में लगाया गया। आपको इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। और इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई हैं, क्योंकि यहाँ से, इसे ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ से इसे खाड़ी के देशों में आसानी से निर्यात किया जा सकता है, और इसकी मांग भी ज़्यादा है सीमेंट की, तो इसीलिए खाड़ी के देशों से गुजरात में भी ये लगाया गया है। ठीक है। अब सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की बात करें तो बेंगलुरु को, ये सेंटेंस आपको ध्यान में रखना। अगर आप किसी भी मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अगर आप इसको लिख देते हैं, आपका आंसर जो है, मैंने कहा नहीं था आपको पिछले वीडियो में, कि अट्रैक्टिव हो जाता है ना। तो अट्रैक्टिव करने के लिए आप ये लाइन भी लिख सकते हैं, और वैसे तो क्वेश्चन इस पर आ सकता है। ठीक है, कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान में रखना बेंगलुरु को कहा जाता है। विभिन्न उद्योगों में अधिक रोजगार सृजन हुआ है, ठीक है, जिसने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, और बीपीओएस विदेशी मुद्रा अर्जित करने में महत्वपूर्ण योगदान। आपको पता है आजकल कितनी इलेक्ट्रिसिटी, आजकल कितना नॉलेज, ये टेक्नोलॉजी ये विकसित हुआ है, कितना डेवलप हुआ है ना। तो इससे हमें विदेशी मुद्रा भी बहुत प्राप्त होती है। अगर हम प्रदूषण की बात करें तो देखो, उद्योग हो रहे हैं, इतनी सारी विकास हो रही है, तो उसके साथ साथ हमारे पर्यावरण को प्रदूषित भी हो रहा है। ठीक है, उद्योगों से प्रदूषण भी हो रहा है। तो ये कितने प्रकार का? तो 4 प्रकार का प्रदूषण होता है उद्योगों से: वायु, जल, तापीय और ध्वनि प्रदूषण। अब उद्योगों के कारण पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम हेतु सुझाव की जो प्रदूषण हो रहा है उसकी रोकथाम कैसे करें? तो देखो, विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग। अब जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी उद्योगों में जो भी काम किया जाता है, उसमें पानी का कम से कम यूज़ करें। ठीक है, पानी की बचत करें, और उसे ज़्यादा मतलब पानी का रीयूज़ करें, दोबारा पुनर्चक्रण करें उसका, और वर्षा के जल को संचयन करके, ये तो बहुत अच्छा तरीका है ना। बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसका उपयोग करना,
है ना। अब नदियों और तालाबों को गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका संशोधन करना, मतलब कि जो नदियों में, जो तालाबों में जो फैक्ट्रियाँ अपना गंदा रसायन छोड़ती है तो उसको छोड़ने से पहले, और वो गर्म भी होता है बहुत ज़्यादा, तो गर्म रसायन और ठंडा पानी में मिलकर वो जलीय जीव और हमारे पर्यावरण को नुकसान करता है। तो इसलिए गर्म जो जल होता है उसे ठंडा करके शोधन करके तब नदियों में छोड़ना, है ना। अब यांत्रिक क्रियाओं द्वारा प्रथम शोधन करना, फिर जैविक क्रियाओं द्वारा द्वितीय शोधन करना, और जैविक, रासायनिक और भौतिक क्रियाओं द्वारा उसका तृतीय यानी 3 बार शोधन करना, है ना। अब ये जो है आपके इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सारे जो क्वेश्चन है आपको एकदम बहुत ही अच्छे से लर्न कर कर जाना है एग्ज़ाम में, ठीक है। और अगर आप कमेंट में कहेंगे तो मैं इसकी इन सारे क्वेश्चंस की वीडियो एक अलग से बनाकर डाल दूँगी इन सब क्वेश्चंस के आंसर के साथ, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो आप एक बार कमेंट में मुझसे कह देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ये मस्ट डू सिलेबस का जो ये चैप्टर था यहीं पर कंप्लीट होता है। इसमें ज़्यादा चीज़ें जो है आपको बहुत ही कम टाइम में या कम पेजेस में आपको समझा दी है ना। तो आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपके चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको एक बार और अच्छे से दोबारा रिवाइज कर लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।